गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध साहित्य का विकास। निबंध आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि निबंध क्या होता है। तो हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। निबंध शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। और निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। ऐसे का अर्थ होता है प्रयत्न करना, और यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द ऐसाई से बना है, जिसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। तो इस प्रकार निबंध साहित्य में आप लोगों को जो निबंध साहित्य का इतिहास है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि निबंध क्या है या निबंध की परिभाषा लिखो। तो आप किसी भी लेखक की परिभाषा लिख सकते हो, पर आपको आएगा निबंध क्या है और लिखाएगा एक पाश्चात्य विद्वान की निबंध की परिभाषा लिखो। तो आपके बुक में पाश्चात्य विद्वान की भी परिभाषा है, जैसे मॉन्टेन की है। मॉन्टेन बताया निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। जॉनसन मन का आकस्मिक उच्चृंखलित आवेग, असबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है, यह निबंध है। इसी प्रकार बेकन ने भी निबंध की परिभाषा दी है, गार्डन ने भी दी है। तो इस प्रकार ये विदेशी या पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है सिर्फ भारतीय विचारकों या भारतीय विद्वानों की परिभाषा दो निबंध की। तो आप यहाँ दे सकते हैं, आप जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कभी कभी अकेले, जैसे कभी आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही परिभाषा दो, तो आपको रामचंद्र शुक्ल की ही लिखना पड़ेगा। और यदि आए बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय की निबंध उस गद्य रचनाओं कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो। तो अलग अलग कभी कभी ये भी आ जाता है सिर्फ भारतीय विद्वान की निबंध की परिभाषा लिखो। तो आप भारतीय विद्वान की निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिख सकते हैं, पर यदि नाम लिखा हो तो आपको नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी तो उनकी लिखना पड़ेगा, बाबू गुलाब राय की लिखी तो उनकी लिखना पड़ेगा। ठीक है। और पाश्चात्य विद्वानों में ये है। और निबंध क्या है, तो इसके सबसे ऊपर आपको निबंध शब्द निधन बंध से बना है, इसका अर्थ होता है बंधना। निबंध अंग्रेजी को ऐसे कहते हैं, फिर इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। तो ये आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद है निबंध। जिस प्रकार कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, उसी प्रकार निबंध में आंतरिक और बाह्य दो पक्ष होते हैं। इसमें पक्ष भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं कविता में, निबंध में होते हैं आंतरिक और बाह्य पक्ष। तो आंतरिक और बाह्य पक्ष में, जैसे निबंध के आंतरिक पक्ष का मतलब होता है, इसमें बताया गया है कि निबंध के बाह्य पक्ष में भाषा के आकार और शैली आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है। और आंतरिक पक्ष के अंदर लेखक के व्यक्तित्व, उसका अनुभूति, विचार, उसके ज्ञान, जीवन, दृष्टि आदि पर विचार किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि विषय के आधार पर निबंध के भेद, मतलब विषय के आधार पर निबंध को कितने भागों में बांटा गया है। तो विषय के आधार पर निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्णनात्मक, फिर दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा है भावात्मक। वर्णनात्मक में का संबंध देश से होता है, विवरणात्मक का संबंध काल से होता है, विचारात्मक का संबंध मस्तिष्क से होता है, भावात्मक का संबंध हृदय से होता है। तो इस प्रकार यह चारों, यदि आपको विषय के आधार पर निबंध के भेद बताइए, कभी कभी आता है विषय के आधार पर निबंध के भेद बताइए, किसी एक का वर्णन कीजिए। और कभी कभी सिर्फ भेद आते हैं और ये नाम बता दिया जाता है कि इसका वर्णन कीजिए, वर्णात्मक का या भावात्मक का। तो अब इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में प्रायः भूगोल, यात्रा, ऋतु, जैसे कहते हैं वसंत ऋतु का निबंध लिखिए, या कहीं की यात्रा का वर्णन है, दर्शनीय स्थान का वर्णन कीजिए, तो पर्व, त्योहार, सभा, सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है। इन निबंधों में दृश्यों, स्थानों का वर्णन कल्पना में डूबते हुए, जैसे अपन यात्रा का वर्णन करते हैं तो अपन उसमें डूब जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह वर्णनात्मक निबंध, सजीव भाषा शैली होती है इसकी। अब है दूसरा विवरणात्मक। इस प्रकार के निबंध में वस्तु को उसके स्थिर रूप में न देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। जैसे हम पर्वतारोहण करना, दुर्गम प्रदेश की यात्रा, साहसपूर्ण कार्य का वर्णन और शिकार करना, यह सब काय में आ जाते हैं
वर्णनात्मक। इसमें वस्तु उसके स्थिर रूप में ना देखकर उसको गतिशील रूप में देखते हैं। विचारात्मक निबंध, इन निबंधों में बौद्धिक विवेचन की प्रधानता रहती है। मतलब बौद्धिक मतलब व्यक्ति का बौद्धिक स्तर देखा जाता है। इनमें दर्शन, अध्यात्म, मनोवैज्ञानिक आदि विषयगत विपक्षों का विवेचन किया जाता है। तो इन निबंधों में बौद्धिकता के साथ भावना और कल्पना का संयोग भी होता है। मतलब बौद्धिकता का तो उपयोग करते ही लोग, पर इसमें साथ साथ भावना और अपनी कल्पना भी उसमें जोड़ते जाते हैं। अब है चौथा भावात्मक निबंध। इसमें भाव प्रधान होता है। भावात्मक निबंध में भावात्मक की प्रधानता होती है। संबंध भावना अर्थात हृदय से होता है। इसमें अधिक होने रागात्मकता अधिक तो होने से कवित्वपूर्ण उद्गार शैली का सौंदर्य आ जाता है। तो इस प्रकार यह भावात्मक प्रधान निबंध है। ठीक है। अब इसके बाद है आप लोग को आता है शैली, भाषा शैली, निबंध शैली। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है पाश्चात्य विद्वान बफन की निबंध शैली की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको कभी कभी ये वस्तुनिष्ठ में भी आ जाता है और कभी कभी लिखने भी आ जाता है कि पाश्चात्य विद्वान बफन की निबंध शैली की परिभाषा लिखिए। तो बफन के अनुसार निबंध शैली की परिभाषा है शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। इस प्रकार उनकी परिभाषा ये है। तो शैली मतलब विषय वस्तु को सजाने, अभिव्यक्त करने, उसको सुंदर बनाने, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शैली का उपयोग किया जाता है। शैली मतलब स्टाइल। प्रत्येक लेखक की अपनी अलग अलग शैली होती है, अलग अलग स्टाइल होती है ना, सबकी अलग अलग अपनी खुद की अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग। तो निबंध शैली विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए, सजाने के लिए, अभिव्यक्ति जो हम विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक लेखक की अपनी अलग अलग शैली होती है। तो क्वेश्चन भी बहुत बार आता है निबंध शैली के प्रकार लिखिए। निबंध शैली के 6 प्रकार हैं और कभी कभी लिख के आ जाता है कि इनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए, और कभी कभी आता है किसी नाम लिख के बताते हैं कि इसका वर्णन कीजिए। इसलिए आपको शैली पूरी पढ़ना पड़ेगी। तो निबंध की जो शैली है, सबसे पहली है समास शैली। समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब संक्षेप में है। समास शैली अत्यंत प्रभावशाली शैली होती है। इसका प्रयोग अधिकांश निबंधकार अपने निबंध में करते हैं। कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति इस शैली की सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि संक्षेप में करना। इस शैली में जैसे आप समास पढ़ते हो तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसमें अधिकतर इस शैली का प्रयोग प्रमुखतः विचारात्मक निबंधों में होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध समास शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अब इसके बाद है व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ है विस्तार। विस्तार मतलब बहुत फैला के लिखना। इस शैली के अंदर भाव या विचार विस्तार के साथ साथ बहुत से लोग निबंध शॉर्ट में लिखते हैं, तो वह समास शैली होगी। और जो बहुत डिटेल में लिखते हैं वह कौन सी शैली होगी? व्यास शैली। तो व्यास शैली में वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों निबंध इस शैली में लिखे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो हैं वह इस शैली के व्यास शैली में ही लिखे गए हैं। अब विवेचन शैली। इस शैली के अंतर्गत लेखक तर्क वितर्क, अपने प्रमाण, पुष्टि, व्याख्या, अपना निर्णय आदि का सहारा लेता हुआ इसका प्रतिपादन करता है। तो विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भी इसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद है व्यंग्य शैली। इस शैली के निबंध में लेखक व्यंग्य द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य तीखा भी हो सकता है तो, और कभी कभी मार्मिक भी हो सकता है, और कभी कभी चमत्कारिक भी हो सकता है। तो व्यंग्यात्मक निबंध इसी शैली के अंतर्गत बहुत से लेखक थे जो व्यंग्य शैली में अपने निबंध लिखते हैं। अब धारा और तरंग शैली। सामान्य भावात्मक निबंध होते हैं वह धारा शैली और तरंग शैली का प्रयोग किया जाता है। धारा शैली में भावों का धारा प्रभावमय होता है, प्राय एक गति से चलती है। जब हम निबंध लिखते हैं एक गति से लिखते हैं तो वह धारावाहिक शैली हो जाती है। और किंतु तरंग शैली में ये भाव लहराते हुए, जैसे हम लिखते लिखते हम थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं, तो वह कौन सी शैली हो जाती है? तरंग शैली। धारा शैली में हम एक प्रभाव में लिखते जाते हैं और तरंग शैली में थोड़ा सा हम उस सब्जेक्ट से हट जाते हैं, तो इस प्रकार तरंग शैली आ जाती है। तो इसमें भाव तरंग की भांति उठते और गिरते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध भी धारा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। निगमन और आगमन शैली।
विषय की व्याख्या की दृष्टि से निगमन और आगमन शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है। निगमन शैली के अंतर्गत पहले विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके उपरांत पहले विचारों को विस्तार पूर्वक व्याख्या, जैसे पहले अपन रूपरेखा लिखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं, तो वह कौन सी क्या शैली होगी, निगमन। पर इसके बाद अंत में सूत्र रूप में सारांश प्रस्तुत कर दिया है, तो आगमन शैली निगमन शैली के विपरीत होती है। और निगमन शैली में पहले हम सूत्र रूप में रूपरेखा लिखते हैं, फिर उसके बाद अपने विचार को विस्तार से लिखते हैं। पर इसमें जो है, इसमें बाद में मतलब आगमन शैली में अंत में सूत्र रूप में आगमन शैली जो है वो निगमन शैली के विपरीत होती है। इसमें पहले व्याख्या की जाती है और सूत्र रूपरेखा बाद में की जाती है। पर हम अधिकतर कहीं भी जो निबंध है वह निगमन शैली में ही लिखा जाता है। तो यह शैली हो गई। अब इसके बाद है, बहुत बार क्वेश्चन आता है हिंदी निबंध के विकास की दिशाएं या हिंदी निबंध का विकास का क्रम। हिंदी निबंध का आधुनिक युग में विकास 4 भागों में बांटे गए हैं। हिंदी निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक। तो आपको निबंध का विकास क्रम लिखना है तो सिर्फ ये 4 लिखना पड़ेगा। पर यदि कभी कभी आता है निबंध के विकास क्रम लिखने के बाद एक निबंध, जैसे कोई भारतेंदु युग का बताए, इसके प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु युग निबंध का उद्भव काल माना जाता है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का पर्दापण करते ही प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना से भर उठा था और इसके जो निबंधकार है, प्रवर्तक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसमें आप लोग को बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए और इनकी एक एक रचनाएं लिखिए या इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको आपकी जो बुक है ना, क्या कहते हैं, परीक्षा बोर्ड में ये सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे इनकी निबंधकारों की ये है तो ये भी लिस्ट है। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो रचनाएं ये है, बालकृष्ण भट्ट, मेला ठेला और श्रीनिवास भारत खंड की समृद्धि, इस प्रकार बहुत से निबंधकार का लिखा गया है। अब इसके बाद है दूसरा युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसने सरस्वती का संपादन का कार्यभार संभालने के, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका का। और इसमें भी यही आता है कि इनकी विशेषताएं लिखिए, इनके प्रवर्तक कौन है, निबंधकारों के नाम। ये निबंधकारों के नाम माधव प्रसाद मिश्र, सब मिट्टी हो गया, आकृति, श्याम सुंदर दास, समाज और साहित्य, पद्मश्री शर्मा, पद्मराग, प्रबंध मंजरी, तो इन सब के दिए गए हैं। अब है शुक्ल युग। शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें भी इनके बारे में भी आपको आता है कि इनकी विशेषताएं लिखिए और इनके निबंधकारों के नाम लिखिए और इनकी रचनाएं लिखिए। लास्ट का युग है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के प्रवर्तक है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है और ये है इनके ये याद रखना, शुक्लोत्तर युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी और उस युग के शुक्ल युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें भी इनकी रचनाएं आ जाती हैं, इनकी विशेषताएं आ जाती हैं। तो यह आपको अपने बुक में से पढ़ना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से निबंधकार हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।